So hello friends, welcome back to the channel. This is the first lecture of costing from आखिरी कक्षा which is an inspiration of आखिरी परीक्षा. So आज की वीडियो में एक डिमांडेड टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड करा गया है बच्चों की तरफ से, और मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टच करना चाहता हूँ जो बच्चों की डिमांड है, क्योंकि बाकी तो आप लेक्चर्स देखते ही हो, वहाँ से पढ़ रहे हो. तो इस सीरीज़ के अंदर सिर्फ वही चीज़ें टच करी जाएंगी जिनमें आपको दिक्कतें आती हैं. सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कैसे कैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम इसमें चीज़ों को याद रख सकते हैं और कैसे हम डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर लेंगे. इसमें मेनली तुम्हारा एंट्रीज़ का है और साथ में रिकन्सिलेशन का है, और बाकी जो अकाउंट्स बनाने वाला पार्ट है वो मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए क्योंकि आई थिंक नहीं देगा ICI वो चीज़. सो हम इसमें समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसे बनाने का, और याद करने की कुछ टेक्निक सीखेंगे, कुछ फ्लो देखेंगे, और उसके बाद एंट्रीज देखेंगे, और लास्ट में अपन क्या देखने वाले हैं, रिकन्सिलेशन कैसे करें. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड होता है और एक नॉट इंटीग्रेटेड होता है. अब जो इंटीग्रेटेड होता है, अब देखो दो तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं. एक तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हम अपना नॉर्मल अकाउंट्स में सीखते हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज, सेल, परचेज, ये सारी चीज़ें जिसमें फाइनेंशियल चीज़ भी आती हैं जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी बाकी की चीज़ें आती हैं. एक होता है कॉस्ट वाला पार्ट जिसमें कॉस्ट शीट वाले आइटम्स आते हैं. तो इंटीग्रेटेड वो वाला होता है जिसमें कि इन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है, यानी कि कॉस्ट वाले को अलग नहीं बनाया जाता, उस कॉस्ट वाले को फाइनेंशियल के साथ जोड़ के बनाया जाता है. ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पार्ट है. नॉट इंटीग्रेटेड कौन सा होता है, जिसमें फाइनेंशियल अलग बनता है और कॉस्ट अलग बनता है. तो मेनली हमारा देखने वाला पार्ट यही है, क्योंकि जब कॉस्ट अलग बनेगा तो कॉस्ट की एंट्रीज अलग होंगी और कॉस्ट की एंट्रीज ही हमें समझनी है. अब देखो, एक जो सबसे मेन अकाउंट है वो है कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट. ठीक है, और ये एक मेन अकाउंट है जो डबल एंट्री करने के लिए हमारा बनाया गया है. यानी कि हम डबल एंट्री करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कौन सा होगा, तो जहाँ पर क्रेडिट के लिए कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर हम कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट बनाते हैं. आपको मेरी थोड़ी आवाज़ चेंज लग रही है क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो गया मेरे को. सो ये मेन अकाउंट है जो हमें ध्यान से समझना है. इसमें सारे इम्पर्सनल अकाउंट्स आ जाते हैं जैसे कि कैश अकाउंट वगैरह, तो सारे वो यहाँ से डील होता है. तो हम जो भी नॉर्मल अकाउंट्स में एंट्रीज करते थे सेम वैसे यहाँ पे भी होंगी, बस डबल एंट्री के टाइम जहाँ कोई अकाउंट नहीं मिलेगा तो वहाँ कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट हमारा लग जाएगा. ठीक है, इसे जर्नल लेजर अकाउंट भी ऐसे करके भी काफ़ी सारे नाम से बोला जाता है. अब हमारा जो मेन काम है वो है इसे समझना कि द फ्लो ऑफ दिस एंट्रीज जो कॉस्ट वाले रिकॉर्ड्स में होती हैं उसका फ्लो क्या है उसे समझना है. तो देखो, सबसे पहले होता है स्टोर लेजर अकाउंट. अब स्टोर लेजर क्या है, आप एक कहानी समझो. सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने माइंड में लेके आएंगे और उस हिसाब से समझेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज़ करेंगे. तो जब रॉ मटेरियल परचेज़ होता है तो वो स्टोर लेजर अकाउंट में आएगा. अब परचेज़ की जो एंट्री होती है वो सीधी सीधी क्या होगी बताओ, जो परचेज़ की एंट्री होगी वो होगी हमारी मटेरियल टू कैश. बट यहाँ पे कैश होता नहीं है, तो इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जर्नल कॉस्ट कंट्रोल या जर्नल लेजर अकाउंट, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं. ये वही वाला है जो मैंने मेन अकाउंट बताया था. तो यहाँ पे मटेरियल टू कैश की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल टू GLE हो गया. ठीक है, इसके बाद आगे समझते हैं. ये हमने यहाँ पे सामान परचेज़ कर लिया. अब क्या होता है कि ये सामान जाता है फैक्ट्री के अंदर. ठीक है, अब फैक्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल जा रहा है ये, तो इसे हम कहाँ पर डालेंगे, WIP लेजर में, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल लेजर ऐसे करके इसका नाम होता है. तो इसे इस वाले अकाउंट में डाल दिया जाता है. यानी कि एक हो गया हमारा, एक रूम बना लिया हमने जहाँ पे सामान खरीद के आएगा, फिर जब अब फैक्ट्री में जाएगा वो बनने के लिए तो इसे इस रूम से हटा के WIP वाले में डाल देंगे. देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखी है, 2 नंबर पे आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा. तो अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो बता देना, मैं कमेंट में इसकी ड्राइव लिंक डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक डाल दूँगा. पहले कमेंट कर देना, उसके बाद मैं कमेंट पढ़ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा. सो इसके बाद जाता है WIP में. अब WIP में इसकी ट्रांसफ़र एंट्री क्या होगी, बड़ा ही सिंपल है. जैसे ट्रांसफ़र टू WIP की अगर हम एंट्री करेंगे तो WIP नॉर्मल अकाउंट्स की तरह ही है, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है,
ऐसे होने वाला है। अब WIP यानी कि जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पर सामान बन रहा है। देखो मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई कर, देखो ये जो चीज़ है ये है तुम्हारी फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्री में आपका सामान बन रहा है। सो अब जहाँ पर सामान बन रहा है वहाँ पे दो चीज़ होंगी, एक तो वेजेस कंट्रोल यानी कि जो हमारे आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2.1 यहाँ पर ऐड हो गया हमारा, यानी कि हम पहले सामान खरीदा वो फैक्ट्री में आ गया। अब फैक्ट्री में आने के बाद वहाँ पे दो चीज़ें और लगेंगी, एक तो वेजेस लगेगा और एक प्रोडक्शन ओवरहेड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, देखो जो इनडायरेक्टली हमारे सामान को बनाने में काम आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वेजेस कंट्रोल और प्रोडक्शन कहाँ पर आएंगे, फैक्ट्री में। सो इसकी भी कैसी एंट्री होती है एक बार देख लेते हैं। आओ ज़रा नीचे। अब देखो थर्ड चीज़ जो आती है वो है वेजेस की। अब सबसे पहले हमारी वेजेस की पेमेंट होती है, फिर उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि वेजेस पेड, यानी कि सिर्फ वेजेस की पेमेंट हुई है। बट अगर ऐसा आएगा कि वेजेस इनकर्ड, तो पहले पेमेंट होगी फिर ट्रांसफ़र होगा। तो दो केसेज हैं, एक तो पहले पेमेंट होना फिर ट्रांसफ़र होना। तो जो पेमेंट वाला है वो सिंपल होगा, वेजेस कंट्रोल। समझ पा रहे हो ना क्या है, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट्स की तरह, बस थोड़ा सा फ्लो वगैरह चेंज हो गया। टू GLA। अब GLA क्यों करा, पेमेंट करेंगे तो वेजेस टू कैश होता है, तो कैश की जगह तो GLA यूज़ करना है। अब ट्रांसफ़र की बारी आएगी तो WIP टू वेजेस कंट्रोल। समझ पा रहे हो। तो वेजेस का ऐसा हो गया। सेम टू सेम प्रोडक्शन का होगा कि प्रोडक्शन, यहाँ पर ही कर देता हूँ मैं, प्रोडक्शन ओवरहेड टू GLA और वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब WIP से सामान हमारा बन के तैयार हो गया है तो वो कहाँ जाएगा, थर्ड नंबर पे। ओ तेरी, ये क्या हो गया, हाँ, तो वो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि एक तरीके से ये हमारा क्या होता है, फिनिश गुड्स। यानी कि यहाँ पर हमारा सामान बन गया है, सामान बन के तैयार हो गया है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, यानी कि सामान जो बेचने लायक तैयार हो चुका है उसकी कॉस्ट अब तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी पड़ा है वो। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। इसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन रहा है, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले कुछ खर्चे होते हैं, एडमिन वगैरह के कुछ खर्चे होते हैं, वो लग जाते हैं, जैसे कि ऑफिस वाले, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन वगैरह, ये सारा ऐड होके वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता है। तो ये प्रॉपर हमारा फ्लो है। होप सो आप एंट्रीज़ वगैरह और फ्लो समझ गए होगे। एक बार मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन वगैरह उठा लेता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो भाई फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा ICI का ही स्टडी मैट का है क्वेश्चन। जो हमारा ICI का ही स्टडी मैट का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें इन चीज़ों की एंट्री करनी है, ठीक है। अब इन चीज़ों की एंट्री कैसे कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट है, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब मैंने जो तुम्हें फ्लो सिखाया था उसमें क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर बन गया है तो हमारा वो फैक्ट्री से निकल के एक अलग रूम में चला जाएगा जो कि फिनिश प्रोडक्ट का होता है, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से हो सकती है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हमारा, WIP, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग बोल लो या प्रोडक्शन बोल लो, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये कौन सा वाला है, जो सेकंड वाली लाइन पे था, यानी कि 2.1 और 2.2 वेजेस और प्रोडक्शन वाला। तो वो फ्लो तुम्हें याद रखना है। अब इसने देखो क्या बोला है, इनकर्ड, यानी कि ये खर्च हो गए, ऐसे ये हमारा खर्चा हो गया, तो सिर्फ खर्चे वाली एंट्री करनी है, हमें ट्रांसफ़र वाली कोई एंट्री नहीं करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और GLA भी लिख सकता हूँ, CL से भी लिख सकता हूँ। अब ज़रा तुम्हें ऑडिटिंग करके दिखा देता हूँ इसी में, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा। रॉ मटेरियल परचेज, अब परचेज होगा तो स्टोर लेजर डेबिट होगा, और हमारा कैश यानी कि CLC अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आओ ज़रा देखते हैं। तो ये हमारा स्टोर लेजर डेबिट और ये क्रेडिट। इसके बाद जब वेजेस वाली बात आ रही है तो सिर्फ देखो ना, इसने इनकर्ड लिखा है, ना परचेज लिखा है, ना ट्रांसफ़र लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इसने सीधा लिख दिया फैक्ट्री वेजेस, ठीक है।
अब फैक्ट्री वेजेस इतने हैं, इनडायरेक्ट लेबर इतना है, दोनों समझते हैं क्या सीन होगा इसमें। जैसे फैक्ट्री वेजेस तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, टू CLC, पहले क्या हो गया पेमेंट, और पेमेंट में इन दोनों का जोड़ के आएगा। आई थिंक कितना हो गया, 50 और 21, 71 समथिंग हो गया, ठीक है, 71 72 तुम्हारा 72 195, ठीक है, तो तुम्हारा 72 195 बन गया। ये हमारा वेजेस कंट्रोल में चला गया। अब जब इनकी पेमेंट हो गई है, देखो कभी भी ऐसा सिंपल लिखा हुआ है ना कि वेजेस, इनकम वगैरह कुछ नहीं है, तो उसकी पेमेंट और ट्रांसफ़र दोनों हमें करना पड़ेगा। तो अब इसका पेमेंट का तो हमने कर दिया है, ट्रांसफ़र का कैसे करेंगे कि एक को तो हम चढ़ाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड में और एक को चढ़ाएंगे WIP में, ठीक है, WIP अकाउंट। अब देखो WIP वो है जो डायरेक्ट वाला है, यानी कि फैक्ट्री वाला, और प्रोडक्शन ओवरहेड वाला कौन सा है, जो इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है। तो इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी टू वेजेस कंट्रोल। तो मेन इसमें यही एंट्री होती है। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या अपन सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेजेस कॉस्ट कंट्रोल ये आ गया 72 195, वेजेस WIP टू वेजेस कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू ये, तो बिल्कुल ओके है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, अब कॉस्ट ऑफ सेल हो गई हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि COGS से नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। तो COGS क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी और ये COGS ही है, ठीक है। फिनिश गुड्स लिख रखा है इन्होंने, बात एक ही है। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारा क्या होता है फैक्ट्री में यानी कि WIP में, तो मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन क्या होगा, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो आई होप तुम बेसिक फंडा समझ पा रहे होगे। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन हो गया, सेल रिटर्न एट कॉस्ट, सेल रिटर्न आ गई, सेल हमारी वापस आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी टू कॉस्ट ऑफ सेल, और फिनिश गुड जो हमने भेज दिया था सेल के रूप में वो वापस आ जाएगा, तो COGS बढ़ जाएगा। तो यानी कि COGS बोल लो या फिनिश गुड्स बोल लो, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही एंट्री हो रखी है, ठीक है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस दे दिया। अब जो भी इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं वो यहाँ पर बनाए नहीं जाते, तो CLC अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कहाँ था, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में लग गए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो WIP होता है प्रोडक्शन, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल लो या प्रोडक्शन ओवरहेड बोल लो, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा ये वाली एंट्री हो गई। तो देखो तुम्हें फ्लो पता होना चाहिए, जर्नल एंट्री तुम आराम से पास कर सकते हो। सो भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है रिकन्सिलेशन का। अब रिकन्सिलेशन हमें क्यों बनाना पड़ता है, वो सिंपल इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं और कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, इनके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो दोनों का अलग अलग आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का मैंने जब पूरा क्रक्स निकाला तो उसमें पता लगा कि हमारा फाइनेंशियल का 1,10,000 आ रहा था, कॉस्ट का 3 लाख आ रहा था। तो अब हमें मेनली ये देखना है कि ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, उसका रिकन्सिलेशन बना के देना है। तो वो डिफरेंसेस के रीज़न यहाँ पर लिख रखे हैं कुछ इन्होंने कि एक सेकेंड, कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 100% ऑफ वेजेस चार्ज होता है। अब देखो क्या होता है, फाइनेंशियल जो टर्म्स होती हैं उसमें हम जो एक्चुअल खर्चा लगा है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट कॉस्ट वाले में जो होता है ना वो ऐसे होता है कि इसका 100%, उसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट। फाइनेंशियल में एक्यूरेट चल रहा है, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है, तो डिफरेंसेस तो आएंगे। अब ये एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10 रुपीज़ पर सोल्ड। तो इसका मैंने प्रॉपर एक बनाया कि फाइनेंशियल में वेजेस इतने हैं, कॉस्ट में इतने हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नो डिफरेंस। फैक्ट्री ओवरहेड 4.5 लाख, कॉस्ट में 5 लाख, तो 50,000 का डिफरेंस। यहाँ पर कुछ है 27, आई थिंक 67,000 का डिफरेंस, राइट। और यहाँ पर है तुम्हारा 20,000 का डिफरेंस। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। और हमारा मेनली किस चीज़ से डिफरेंस आएगा कि एक हमारा जो फिनिश गुड्स होएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कुछ अलग होगी, क्योंकि वो डिवाइड करके यूनिट्स वगैरह के हिसाब से कुछ वैसे करके निकालते हैं। तो इसके लिए तुम्हें पहले कॉस्ट शीट वगैरह बना के देनी होती है, ठीक है। वो एक नॉर्मल पार्ट है जो तुम्हें आता है। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि इनका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 1,23,000 आ रहा है। अब ये कॉस्ट शीट वगैरह तुम्हें बनानी आनी चाहिए, वरना इसका जो चैप्टर आएगा तुम वहाँ सीख लेना, ठीक है।
तो 1,27,000 है ये। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर तुम्हें वो 5 नंबर में क्वेश्चन देगा ये, तो उसमें तुम्हें डायरेक्टली ये वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, मतलब इतना ज़्यादा तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ये 1,23,000 था, ठीक है। और तुम्हारी जो गड़बड़ आ सकती है वो आएगी इन वाले पॉइंट्स में कि गुडविल वाला और इंटरेस्ट वाला, क्योंकि फाइनेंशियल में इन्हें रिकॉर्ड करा जाता है, कॉस्टिंग में इन्हें रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो लेट अस मेक अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी कैसे है, क्या ऐड करना है, क्या प्लस करना, देख लेते। देखो अब तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल से रिकन्सिलेशन समझा देता हूँ। देखो जो एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो एक है पर्सन नंबर 1 और एक है पर्सन नंबर 2। अब एक बंदा है, इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होंगे तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, कम। अगर इसके एक्सपेंसेस कम हैं तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा। अब जो हमारा रिकन्सिलेशन का फ्लो चलता है वो होता है कॉस्ट प्रॉफिट से लेके हमें आना होता है फाइनेंशियल के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे और यहाँ फाइनेंशियल तक आ जाएंगे। अब एक बार तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। अगर हमारा कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हमें फाइनेंशियल तक आने के लिए, देखो मान लो कॉस्ट प्रॉफिट इतना है, कॉस्ट प्रॉफिट इतना है, फाइनेंशियल इतना है, तो अगर हमें कॉस्ट से फाइनेंशियल पे आना है तो कम करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो इसे कम कर देंगे, अगर फाइनेंशियल वाला बढ़ा हुआ है तो कॉस्ट प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। सिंपल सा फंडा है, धीरे करके सुनना ही वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 नंबर का आता सीधा। सो ध्यान से समझो इस चीज़ को कि अगर हमारा कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ है तो हम कम कर देंगे, और अगर हमारा कॉस्ट प्रॉफिट कम हो रखा है तो हम बढ़ा देंगे, उल्टा करना है जस्ट। तो अब इसमें ध्यान से तुम्हें एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ कि 4.5 लाख हमारा फाइनेंशियल में, कॉस्ट में 5 लाख, तो कॉस्ट का खर्चा ज़्यादा हो रखा है, कॉस्ट का खर्चा ज़्यादा हो रखा होगा तो उसका प्रॉफिट कम हो रखा होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, समझे। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, फाइनेंशियल खर्चा बहुत ज़्यादा हो रखा है, 2,60,000 रुपये का, ठीक है। कॉस्ट में कम हो रखा है, यानी कि फाइनेंशियल में ज़्यादा हो रखा है, कॉस्ट में कम हो रखा है। अब अगर कॉस्ट में कम खर्चा हो रखा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस, सिंपल। अब हमारा फाइनेंशियल में 1,80,000 है, कॉस्ट में ज़्यादा दिखा रखा है, कॉस्ट में ज़्यादा खर्चा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम। कॉस्ट में ज़्यादा खर्चा है, प्रॉफिट होगा कम। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हम इसे बढ़ा देंगे। अब 2 चीज़ों का तो ये आ गया है। अब इसके बाद 2 चीज़ों का और हमें एडजस्टमेंट करना है, एक तो गुडविल का और एक हमारा इंटरेस्ट का। अब जो गुडविल और इंटरेस्ट का है वो 2 लाख यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है। अब देखो ध्यान से समझो, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे 2,20,000 रुपये का गुडविल और इंटरेस्ट का लिखा हुआ है। कॉस्ट में ये है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं है। अब अगर कॉस्ट में कोई खर्चा है ही नहीं तो इसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। मान लो तुम कोई खर्चा ही नहीं कर रहे, एक तुम्हारा दोस्त है जिसे ना बहुत ज़्यादा जूते पहनने का शौक़ है, तो खर्चे कर रहा होगा, लेकिन उसकी सेविंग्स बहुत कम होंगी उस वजह से, बट तुम्हें जूते पहनने का शौक़ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे खर्चे कम है, तुम्हारे वो खर्चे है ही नहीं, तो इस तरीके से तुम्हारी सेविंग्स ज़्यादा हो रही होंगी। तो सेम इसी तरीके से कॉस्ट में वो होता ही नहीं है, इसलिए उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, और अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस। तो ये तुम्हारी रिकन्सिलेशन बन गई है। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर यहाँ लिखूँ मैं 3 लाख, ये प्लस है, ये माइनस है और ये दोनों माइनस है, तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1,10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा रिकन्सिलेशन ऐसे होता है। इसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में दे सकता हूँ, वहाँ पर आके डिस्कस करो, अपने डाउट्स पूछो, अपने डाउट मुझे बताओ ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। कैसी लगी तुम्हें वीडियो? थोड़ी सी इसकी लेंथ बड़ी होगी, शायद से 15-16 मिनट की बनेगी वीडियो, बट इसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो गया, जो कि आई थिंक 5 से 10 नंबर तुम्हें दे सकता है। सो होप सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर देना, साथ के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वी आर प्लानिंग टू कवर द होल सिलेबस
जिससे कि इंटरमीडिएट के बच्चों को जो जहाँ जहाँ भी डाउट आते हैं वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड पीस आउट।